हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर जिसमें हम लोग 1 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का ही ये सेकंड पोर्शन है जिसमें गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन अभी करेंगे और इसके बाद ही 2 मार्क का क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to a point charge enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased। तो देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, है ना। किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है उसके अमाउंट को बताता है फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। तो चलो अब कह रहा है कि एक चार्ज हमारे पास है, एक चार्ज है और फ्लक्स हमें पता करना है। अगर हम रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर अगर हम बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं, रेडियस पे किस तरीके से फ्लक्स डिपेंड करेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो फ्लक्स, पहली बात फ्लक्स कैसे निकालोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ए, करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ एरिया। तो इस सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली, फील्ड विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन Q इज द चार्ज डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, करेक्ट और नॉट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एरिया। व्हाट विल बी द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट ना। तो मैंने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर गॉट कैंसल, 4 पाई एंड 4 पाई गॉट कैंसल। सो व्हाट इज द फ्लक्स हियर, फ्लक्स इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स आ रहा है। क्या ये इस इक्वेशन में हमें कहीं R दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है ना। इट मीन्स कि रेडियस के बढ़ने पर पॉइंट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होने वाला है वो फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। सो हाउ इट इज गेटिंग अफेक्टेड बाई रेडियस मीन्स इट्स नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाई रेडियस। रेडियस के बढ़ने पर भी फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। What is the electric flux through a cube of side 1 centimeter which encloses an electric dipole। देखो डाइपोल क्या होता है, एक माइनस चार्ज एंड देन प्लस चार्ज। अब ये एक डाइपोल है जो कि रखा हुआ है किसके अंदर, एक किसके अंदर, क्यूब के अंदर, करेक्ट। तो ये इस तरीके से क्यूब बना लो तुम, इस क्यूब के अंदर डाइपोल है। तो अब ये क्यूब क्या होने वाला है, हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा, करेक्ट। ये गॉसियन सरफेस हमारा क्यूब हो गया। अब एज पर द गॉस लॉ फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस मीन्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो प्लस Q एंड माइनस Q इज गोइंग टू बी 0। सो फ्लक्स थ्रू दिस इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, नेट चार्ज तो 0 है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू E, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का साइड है, मान लो 10 सेंटीमीटर को मीटर्स में क्या लिखा जाएगा, 10 × 10⁻⁻², दैट इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर्स, करेक्ट। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो एरिया क्या हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाइड विद 0.1 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइंस हैं, तो दिस स्क्वायर प्लेट किस तरीके से हेल्ड किया गया है, नॉर्मल टू दिस फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस के नॉर्मल पे, मतलब कि बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस तरीके से प्लेट को हेल्ड किया गया है, रखा गया है। तो प्लेट इस तरीके से अगर रखा गया है तो इसका एरिया का डायरेक्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल
ऐसा परपेंडिकुलर, ये एन कैप हो जाएगा एरिया का डायरेक्शन। दैट मीन्स थीटा इज गोइंग टू बी 0 डिग्रीज। थीटा मीन्स थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एन कैप। तो ई वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, और ये थीटा ही क्या हो जाएगा? 0 डिग्रीज हो जाएगा। फाइन। अगर ऐसा है तो फिर हम इसका क्या निकालना है हमें? फ्लक्स। फ्लक्स इज गोइंग टू बी ई डी एस होता है ना। इंटीग्रेट करने से टोटल एरिया आ जाता है ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा होता है, तो ई एस कॉस थीटा। एस इज व्हाट? सरफेस एरिया, या ई ए कॉस थीटा लिख लो, जैसा लिखना लिख लो। ठीक है, ई की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड विथ एस की वैल्यू क्या है? एस मीन्स एरिया, दिस वन, इट इज 0.01 मल्टीप्लाइड विथ cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो आंसर आ गया 3 इंटू 10 दैट इज 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? इसी क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q and +q are located at point a, 0 and 4a, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a when the center is at the origin? देखो origin है इस तरीके से, पहले पॉइंट्स बना लो यार। ये ले लो, इससे पॉइंट a ले लिया, 2a, 3a ले लिया एंड देन 4a ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चार्ज रखा है कितने का? -2q का। 4a पर चार्ज कितना लिखा हुआ है? q का। अब एरिया सरफेस मीन्स गॉसियन सरफेस जो हमें प्लॉट करना है वो 3a के रेडियस पर है। तो 3a के रेडियस पर है, मतलब इस तरीके से कहीं सरफेस हमें मिलेगा। ठीक है, अब इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज हमें पता करना है। नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। गॉसियन फॉर्मूला लगाने के लिए फ्लक्स इज गोइंग टू बी नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, दैट इज नेट चार्ज नेट डिवाइडेड बाय व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज -2q। तो चार्ज तो -2q है, लेकिन फ्लक्स को हम लोग निकालने के लिए 2q लिख देते हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और माइनस होने की वजह से हम लोग लिख लेंगे ये डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। अगर प्लस होता तो फ्लक्स बाहर की ओर आता, और ये इनवर्ड होगा क्योंकि -2q है। तो फ्लक्स इज गोइंग टू बी 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इन इनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ चार्ज small q is placed at the center of a cube of side L. What is the electric flux passing through each face of the cube? तो देखो यार, ऐसे कोई सा क्यूब है, और क्यूब के सेंटर में क्यू चार्ज है। ठीक है, क्यूब के कहाँ पे? बिल्कुल सेंटर पे। अगर ये बिल्कुल सेंटर पे चार्ज है, इट मीन्स कि सारे फेस जो है ना इक्वी डिस्टेंट होंगे, और चारों साइड जो होने वाला है, मतलब कि आप 3D में सोचो तो हर तरफ से ये चार्ज क्यू बिल्कुल सिमेट्रिकली एरिया में कवर कर रहा है। मीन्स ये 6 के 6 फेस जो होंगे ना बिल्कुल सिमेट्रिक हैं। ठीक है, चार्ज क्यू से। और whatever the flux is going through one face, that flux will be same for another face. मतलब जितने 6 फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस हैं ना, 6 के 6 फेसेस में फ्लक्स इज गोइंग टू बी सेम। फ्लक्स क्या हो जाएगा? सेम होगा, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है चारों ओर, 3D में बिल्कुल सिमेट्रिक है। करेक्ट? तो अब देखो क्यू चार्ज के लिए फ्लक्स कितना होता था, मुझे ये बताओ। नेट फ्लक्स क्या होता था? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू चार्ज का टोटल फ्लक्स होता है। अब ये टोटल फ्लक्स जो है 6 फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो 6 फेसेस में टोटल फ्लक्स कितना होने वाला है? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं एक फेस की बात करूं तो दैट फ्लक्स इज गोइंग टू बी क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, figure shows 3 point charges +2q, -q
एंड +3q, ये दिख रहे हैं ना चार्जेस यहाँ पे, -q +2q एंड +3q. Two charges are enclosed within the surface S. What is the electric flux due to this configuration through surface S? अब ये S से फ्लक्स कितना होगा ये पता करना है हमें, ठीक है. फ्लक्स फाई कितना होगा S से वो पता करना है. तो फ्लक्स निकालने के लिए यार सीधा सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत की बात नहीं है. नेट चार्ज इज +2q -q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो नेट चार्ज कितना हो गया, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फ्लक्स. ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा. समझ में आ गई बात. वेरी इजी क्वेश्चन ना, है कि नहीं. चलो आगे बढ़ जाते हैं. अब मेरे ख्याल से 1 मार्क का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है. अब 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाले हैं. 2 मार्क का क्वेश्चन नंबर 7. गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to this much. Find the flux of this field through a square of 10 centimeter on side 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane. देखो ये E के साथ ना इन्होंने कैप दिया है ना, आई कैप, मतलब कि ये x डायरेक्शन में है. फ्लक्स किस डायरेक्शन में है, नॉट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, ठीक है. और कह रहा है कि एक जो सरफेस है 10 सेंटीमीटर साइड वाला जो स्क्वायर है, दैट इज गोइंग टू बी इन YZ प्लेन, ठीक है. नाउ व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विथ द एक्स एक्सिस. तो 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया. पहला क्वेश्चन कि अगर वो YZ प्लेन के पैरेलल अगर प्लेन को रखा गया है, स्क्वायर प्लेट को YZ प्लेन के पैरेलल रखा गया है, तब फ्लक्स क्या होगा. एंड और दूसरी बात क्या पूछी गई है कि अगर उसे एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज के एंगल पे रखा गया है, तब फ्लक्स क्या होगा. तो पहली बात, जब YZ प्लेन पे रखा गया है, देखो इस तरीके से देख लो, ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया, और ये वाला क्या हो गया, z हो गया, ठीक है. अब देखो YZ प्लेन पे x एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, फील्ड है, ठीक है. और प्लेन कैसा रखा गया है, YZ प्लेन पे. अगर YZ प्लेन पे ऐसे स्क्वायर को रखा जाए तो देखो ये फील्ड का डायरेक्शन ये है, और ये क्या है, सरफेस है. तो सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा ना. एन कैप और ई कैप सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 0. सो कॉस थीटा विल बी 1. समझ में आ रही बात. अगर इस केस में, पहले केस में अगर मुझे फ्लक्स निकालना हुआ तो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा होता है, करेक्ट. ई एस कॉस थीटा, वेयर ई इज 5 into 10⁻³ मल्टीप्लाइड विथ, सॉरी, देन एस की वैल्यू क्या है, एरिया निकालना है. 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर का स्क्वायर, दैट इज 0.01, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा वैल्यू इज 1. तो क्या आ जाएगा आंसर, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये आ गया आंसर किसके लिए, पहले केस के लिए, ठीक है. अब देखो सेकंड केस में कह रहा है, सेकंड केस के लिए अगेन फिर से मैं डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कौन सा है, z एक्सिस है. अब कह रहा है कि प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विथ x एक्सिस. तो अब xy एक्सिस में मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ. xy एक्सिस पे आ जाओ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस पे आ गए. प्लेन कैसा है, 30 डिग्री x एक्सिस से बना रहा है. तो प्लेन इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है. प्लेन देख लो, ये एंगल इज 30 डिग्रीज, ठीक है. अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो नॉर्मल टू दिस प्लेन कैसा होगा, नॉर्मल इस तरीके से होगा, करेक्ट और नॉट. ये नॉर्मल टू द प्लेन हो गया. अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था ना. एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था. नाउ मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या है, एंगल क्या है. अब इस केस में दैट मीन्स ये वाला एंगल ही तो थीटा होगा. अब ये एंगल कितना होगा यही पता करना है. तो देखो नॉर्मल जब भी ड्रॉ किया जाता है, ये एंगल कितना हो जाता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाता है. दिस वन इज 30 दिया हुआ है, तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो थीटा भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. क्या बात समझ में आती है. थीटा के 60 डिग्री होते ही व्हाट विल बी कॉस थीटा, बताओ. कॉस 60 डिग्री मीन्स 1/2. तो सेकंड केस में अगर मैं आ जाऊं तो फ्लक्स कैसा लिखा जाएगा, ई एस कॉस ऑफ
60। तो देखो पहले की तरह ई एस तो बिल्कुल सेम है, cos 60 बस लगाना है, दैट मीन्स 50 तो पहले जैसा आ ही जाएगा और cos 60 की जगह पे 1/2, दैट मीन्स इक्वल्स टू आंसर इज गोइंग टू बी 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आती बात? समझ में आती है बात, है ना? चलो, तो ये बहुत ही ईजी था ये वाला भी। अब ये जो क्वेश्चन जिसने समझ लिया है, आगे के दो क्वेश्चन जो है कि बिल्कुल सेम टू सेम है, बस नंबर डिफर करेंगे। ठीक है, नंबर डिफर करने वाले, देख लो ई की वैल्यू को चेंज कर दिया, यहाँ 30 डिग्री और वाई जेड प्लेन बिल्कुल सेम है, साइड को चेंज कर दिया, साइड और ई को ही चेंज किया है, बाकी चीजें सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या आ जाएगा मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। 40 एंड 20 इसमें आएगा, पहले केस में 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड सेकेंड केस में 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन ई एंड साइड चेंज किया है, बाकी वाई जेड प्लेन के पैरेलल देन 30 डिग्री। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इसमें आंसर आने वाला है आपका 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये दो आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A sphere S1 of radius R1 enclosed a net charge Q। देखो S1 ने Q चार्ज एनक्लोज किया है, S2 और S1 के बीच में 2Q का चार्ज है। ठीक है, R2 इज ग्रेटर देन R1, फाइन। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2 हमें निकालना है। तो देखो S1 के थ्रू फ्लक्स 1 अगर निकालना हुआ तो नेट चार्ज इनसाइड S1, नेट चार्ज क्या है? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो फ्लक्स 1 आ गया। अगर फ्लक्स 2 की बात करूं, फ्लक्स 2 S2 के थ्रू, तो नेट चार्ज कितना है? Q प्लस 2Q, करेक्ट और नॉट? Q प्लस 2Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 3Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या पूछ रहा है? हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंजेस if the medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of air। ठीक है, अब कह रहा है कि S2 के अंदर यहां पर अगर मीडियम चेंज किया जाए, S1 S2 के बीच में यहां पर अगर मीडियम चेंज किया जाए तो S1 के थ्रू जो फ्लक्स था उसमें क्या वेरिएशन आएगा? तो देखो S1 के थ्रू जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा व्हाट इज इनसाइड S1। S1 के अंदर क्या है? S1 के अंदर का मटेरियल जो यहाँ पे पहले था ये तो चेंज नहीं हुआ ना, ये मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ, मटेरियल तो सेम ही है, करेक्ट। तो S1 के थ्रू जो फ्लक्स था φ1 विल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, अगर S1 के अंदर का मटेरियल चेंज होता तो S1 का फ्लक्स चेंज होता। ठीक है, तो S1 का फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ओके, तो हमने φ1 φ2 निकाल लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो रेशियो निकालना है तो भाई निकाल लो, φ1 डिवाइडेड बाई φ2 दैट इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर हो जाएगा 1/3। समझ में आ गई बात? कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन भले बड़ा दिख रहा है बहुत ही आसान। ऐसा ही सेम टू सेम एक और क्वेश्चन मिलने वाला है हमें आगे चल के, तो फिर से फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच जाते हैं। अ थिन स्ट्रेट इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्बडा is enclosed by a cylindrical surface of radius r and length l. Its axis coincides with the length of wire। जो वायर है, वायर के साथ एक्सिस किसकी कोइंसाइड कर रही है? ये मान लो ये वायर है इस तरीके से और एक सिलेंडर इनक्लोज करता है इसे। कुछ इस तरीके से सिलेंडर ने इनक्लोज किया है कि सिलेंडर का एक्सिस बिल्कुल वायर पे आ रहा है। ठीक है, ये वायर है। अब इसका चार्ज डेंसिटी देता है लैम्डा, चार्ज डेंसिटी देता है लैम्डा। दिस रेडियस इज गिवन एज r। तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा दैट मीन्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। नाउ दिस लेंथ इज, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ दिया है क्या? स्मॉल एल लेंथ दिया है। ठीक है, तो ये q डिवाइडेड बाई स्मॉल एल हो जाएगा, फाइन। तो q कैसे लिखा जाएगा? q विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ लेंथ हो गया। अब क्या कहता है? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सरफेस ऑफ द सिलेंडर से यहां से फ्लक्स जितने पास हो रहे होंगे ना पूरे 360 डायरेक्शन में, ये फ्लक्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन। तो फ्लक्स क्या होता है? नेट चार्ज। नेट चार्ज इज इनसाइड
टोटल क्यू है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू को ही हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी द रिलेशनशिप ऑफ फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड एल। समझ में आती है बात। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तो बात पता ही होगी। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर is given as sigma divided by epsilon naught n cap, where sigma is the surface charge density, n cap is the unit vector normal to the surface in the outward direction। तो ये हमें शो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये तो बता दो मुझे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो लिखा गया है ये एक पॉइंट चार्ज क्यू के लिए है, कहां पर, किसी भी आर डिस्टेंस पर, किसी आर डिस्टेंस पर। यहां पर अगर आप छोटा एरिया ले लो, छोटा एरिया ले लो इस तरीके से, तो इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप होगा। आउटसाइड ही होता है ना, एरिया का डायरेक्शन एन कैप होता है। इस पॉइंट पे अगर मैं फील्ड लिखना चाहूं तो ई किस तरीके से लिखा जाएगा, ई विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। अगर मैं ई का वेक्टर लिखना चाहूं तो वेक्टर कैसे लिखूंगा, देखो अगर ये क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ले रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दी अवे डायरेक्शन, अवे डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप है, तो मैंने यहां लिख दिया एन कैप, ठीक है। तो दिस इज फील्ड, दिस इज क्या है, ये फील्ड है, फाइन भाई। अब चार्ज डेंसिटी के बारे में सोचते हैं। देखो अगर ये चार्ज इस स्फीयर पे होता, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल स्फीयर पे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता, ठीक है, तो ये चार्ज टोटल कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, टोटल चार्ज क्यू इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, करेक्ट ना। तो अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकाल दूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गोइंग टू बी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यही होता, यही होता ना, सॉरी ये नॉट सिग्मा, दिस इज क्यू, ओके, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इसका ये दिस इज गोइंग टू बी सिग्मा। अब इस इक्वेशन में देखो जरा, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर multiplied with n cap which is unit vector, that is equals to vector E। कैसे लिख सकते थे, तो वेक्टर E को क्या लिखा जाएगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज सिग्मा, तो हमने लिख दिया सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन डायरेक्शन विल बी शोन बाई n कैप। क्या बात समझ में आती है, इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं। ये एन कैप वगैरह जैसे डायरेक्शन आता है बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये वेक्टर जैसे ही आ जाता है, तो वेक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस आपको यही डायग्राम बना के ये एन कैप वगैरह वाली बातें करनी है, आपको बताना है कि क्यू को अगर हम इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो टोटल एरिया ऑफ दिस सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस इज 4 पाई आर स्क्वायर है, तो Q चार्ज इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पाई आर स्क्वायर एरिया। सो सिग्मा अगर लिखना हुआ तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 13। अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज अ चार्ज Q। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, ठीक है। कह रहा है कि हमारे पास एक शेल है, इसका इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। अब अंदर कहीं चार्ज Q प्लेस किया गया है, ठीक है, अंदर कहीं क्या किया गया है, Q चार्ज प्लेस किया गया है। नाउ व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। और एक चीज मिस हो रही है हमसे,
A spherical conducting shell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge of capital Q. तो देखो किसी भी शेल में या फिर आप चले जाओ सिलिंड्रिकल शेल में चले जाओ, स्फेरिकल शेल में चले जाओ, अगर आप चार्ज कोई सा Q देते हो तो ये चार्ज जो है आउटर सरफेस में रिसाइड करता है, आके इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दैट मीन्स अगर आपने एक Q चार्ज यहाँ पे दिया, कैपिटल Q चार्ज, तो ये कैपिटल Q चार्ज आउटर सरफेस में, इस वाले सरफेस में आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फाइन. अब इनसाइड एक स्मॉल Q चार्ज है. फाइन. ये गिवन कंडीशन है. नाउ व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल. तो भाई अगर अंदर स्मॉल Q चार्ज है, ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तो फिर ये चार्ज इंड्यूस करने वाला है. करेक्ट. स्मॉल Q जो होगा चार्ज इंड्यूस करेगा. मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ और आपको बताऊँ कि चार्ज इंड्यूस करने पर क्या होने वाला है. देखो, बिकॉज ऑफ दिस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज है, तो ये मटेरियल का माइनस Q को अट्रैक्ट करने वाला है. तो माइनस चार्जेस जो है कि यहाँ इनर सरफेस में इस तरीके से अक्यूमुलेट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? माइनस चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे. एंड द अमाउंट ऑफ माइनस चार्जेस विच इज गेटिंग अक्यूमुलेटेड विल बी Q. इट इज माइनस Q का चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा. अब जैसे ही माइनस Q चार्ज इनर सरफेस पे अक्यूमुलेट हुआ है, प्लस Q चार्ज एक्स्ट्रा कहाँ पे आ जाएगा? इस सरफेस पे प्लस चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएंगे. आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा. समझ में आ रही है बात कुछ? यहाँ पे प्लस Q का चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा. और ऑलरेडी कौन सा चार्ज था? कैपिटल Q वाला चार्ज तो ऑलरेडी था. ठीक है. अब हमें पूछता है कि इनर सरफेस में व्हाट विल बी दी चार्ज डेंसिटी एंड आउटर सरफेस में व्हाट विल बी दी चार्ज डेंसिटी. तो चलो इनर सरफेस के बारे में बात करते हैं. इनर सरफेस में देखो, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इन इनर सरफेस अगर मैं बात करूं तो दैट इज गोइंग टू बी टोटल चार्ज ऑन इनर सरफेस. इनर सरफेस पे चार्ज क्या है? माइनस Q का चार्ज है, डिवाइडेड बाई एरिया क्या होगा? 4 पाई r1 का स्क्वायर. करेक्ट और नॉट? तो ये इनर चार्ज डेंसिटी होगी. आउटर चार्ज डेंसिटी की बात करूं, सिग्मा आउटर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस, टोटल चार्जेस प्लस Q जो इंड्यूस हुआ प्लस जो कैपिटल Q दिया गया था, है ना, डिवाइडेड बाई 4 पाई एंड रेडियस r2 का स्क्वायर. दैट इज गोइंग टू बी चार्ज डेंसिटी फॉर आउटर सरफेस. बात बन गई. नाउ राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2x which is greater than r2 from the center of the shell. लिखना है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट. कोई एक पॉइंट है जो कि बाहर में है, ऐसे किसी दूरी पर है, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज x which is greater than r2. अब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है. तो क्या होगा भाई, सोचो जरा सा. तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो दैट फार्मूला वी नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है. करेक्ट. मल्टीप्लाइड विथ चार्ज. चार्ज यहाँ का नेट चार्ज क्या होने वाला है? देखो, प्लस Q एंड माइनस Q है. ये इनसाइड का जो प्लस Q था, दिस वन, ये वाला, और इंड्यूस्ड माइनस Q, ये वाला, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे. ठीक है. अब आउटर सरफेस पे आ जाओ. आउटर सरफेस पे प्लस Q स्मॉल Q एंड प्लस Q कैपिटल Q, ये दो चीजें हैं. तो ये दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल नहीं करने वाले. मतलब अंदर का स्मॉल Q प्लस वाला और अंदर का स्मॉल Q माइनस वाला, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं. तो इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा. लेकिन बाहर के दोनों ही चार्जेस का इफेक्ट रहेगा. तो बाहर के चार्जेस लिख लेते हैं Q प्लस Q डिवाइडेड बाई, टेल मी, डिस्टेंस का स्क्वायर. सो व्हाट इज द डिस्टेंस का स्क्वायर? x स्क्वायर. दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance of x from the center of this shell. समझ में आ गई बात? अब ये प्लस Q जो अंदर था उसने माइनस Q इंड्यूस किया, ये दोनों जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे. प्लस Q जो आउटर सरफेस पे इंड्यूस हुआ है वो रहेगा, और कैपिटल Q जो हमने दिया था वो रहेगा. समझ में आ रही बात? ये वाली. ठीक है. तो इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. 2 मार्क का क्वेश्चन है, आप
बस बता दीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए कि यार प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे और बाहर के सरफेस का प्लस क्यू एंड कैपिटल क्यू आर गोइंग टू बी द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज एक्चुअली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन 2 मार्कर 1, है ना। 2 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें जरा सा डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन से। चलिए आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करके आप क्वेश्चन पढ़िए और फिर मैं इसे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो पहला पार्ट जो है, रेशियो हमें निकालना है फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 का। तो फ्लक्स 1 कैसे लिखा जाएगा? नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स 2 कैसे लिखा जाएगा? नेट चार्ज दैट इज 6Q कैसे लिख दिया मैंने? 2Q प्लस 4Q, 6Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से Q1 डिवाइडेड बाई फ्लक्स 1 डिवाइडेड बाई फ्लक्स 2 जो निकालना होगा, अब तो समझ चुके होगे यार, है ना। 2Q डिवाइडेड बाई 6Q दैट इज 1/3। सेम आंसर आ गया जैसा पहले आया था, करेक्ट। ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 changes if the medium of dielectric constant epsilon r is introduced in the space inside S1। इस बार देखो कहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पर। पिछली बार आउटर सरफेस पे किया गया था और S1 फ्लक्स 1 में क्या चेंजेस आएगा वो पूछा था। लेकिन अगर यहीं पे एप्सिलॉन आर का डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया जाए तब फ्लक्स 1 में क्या चेंजेस होगा? देखो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है चार्ज नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता था। अब ये एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिखते थे क्योंकि हम वैक्यूम की बात करते थे या एयर की बात करते थे। ठीक है, लेकिन अगर कोई मीडियम है तो हमें इसे रिप्लेस करके एप्सिलॉन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? तो नेट चार्ज नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन लिखना होगा। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है भाई? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब कुछ लोग के लिखते हैं, कुछ लोग एप्सिलॉन आर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे दिया हुआ एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर लिख लेते हैं भाई। एप्सिलॉन की जगह में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर रखना होगा। तो नेट चार्ज इनसाइड S1 क्या है? 2Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिखा जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, दैट इज द फ्लक्स 1 की बात चल रही है ना। तो ये हो गया आंसर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट योर 1 मार्कर एंड 2 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1। अब इसके अलावा 3 मार्कर क्वेश्चन एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम अगले आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, गुड डे, पढ़ाई करते रहिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन राइट मी अ मेल लिख लो, या फिर आप वेट करो लाइव क्लासेस का। लाइव क्लासेस के लिए आप डाउट के लिए अपने क्या कर लो, नोट बनाते हुए अपने डाउट्स लिख कर रखो, और लाइव क्लासेस में जब इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे तब आप मुझसे ये डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, और मुझसे ही पूछना ज़रूरी नहीं है, आप अपने फ्रेंड से भी क्लियर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है समझ में कि नहीं अब सर समझाएंगे तभी जाके मुझे समझ में आएगा, तो ऐसे केसेस में आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड यू कैन इवन व्हाट्सएप मी। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बार बार व्हाट्सएप ही करते रहो। पहले कोशिश करो कि बना लो, अपने दोस्तों से भी ट्राई कर लो, फिर उसके बाद नहीं बनता है, प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आई एम देयर। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।